हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है कि जो आपकी बड़ी क्लास में पहला स्टेप होता है ना सीढ़ी का, ये उस चीज़ का स्टेप है और ये छोटे बच्चों को नहीं करवाया जाता। ये 4 से 5 क्लास में करवाया जाता है, लेकिन अभी आप तमाम चीज़ें ग्रेड 1 की पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको सबसे अहम चीज़ कराने लगी बड़े लेवल की, ताकि वो छोटे लेवल पे आपको करवाना आए और आपको पता चले कि ये काम छोटे बच्चों को भी करवाना अहम है। इसके लिए अपने पास कॉपियां मत खोलें, ये आपका ना यहाँ खाली पेज होगा, बड़े गौर से इसको समझना है आपने, ठीक है। ये हमारा एक टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेबल। जो क्रिएटिव राइटिंग और एसे राइटिंग होती है ना, मजमून जो होते हैं, उसके लिए हमारा ये पहला स्टेप टेबल का कहलाता है। उस टेबल में आप लोगों ने पढ़ा व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज अ डॉग, आई एम अ स्टूडेंट। इस सेंटेंस का आपने मतलब ये पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। पूरे ग्रुप को आपने एक बार बताया कि जो उसका ग्रुप था वर्ड्स का, काफी सारे वर्ड को मिला के जो ग्रुप बना उसको हम जुमला कहते हैं। लेकिन जो वर्ड आपने बनाए थे उनको क्या कहते हैं? उनको भी तो कुछ कहते होंगे ना। पढ़ाई में तो इंग्लिश और उर्दू में कोई भी चीज फालतू नहीं होती। आपने कहा व्हाट आर यू डूइंग, कहा हाउ आर यू, हाउ को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, ये भी नहीं पता होना चाहिए। नहीं, ये तो उर्दू है, ये तो उसका मतलब है ना। ये नहीं मैंने पूछा कि मतलब, मैंने कहा कि इन वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपके पास एक जुमला है, मैं एक लड़का हूं। ये बहुत गौर से सुनने वाला टॉपिक है हमजा, बिल्कुल एक्टिव रहना है। मैं एक लड़का हूं, आप फौरन से लिखेंगे आई एम अ बॉय, ऐसे ही है। उर्दू में मैं किसको कहते हैं? इंग्लिश और उर्दू एक ग्रामर का नाम है, कहते हैं ना इंग्लिश ग्रामर उर्दू ग्रामर। उस ग्रामर का क्या मतलब होता है? बड़ी अहम चीज होती है। उस ग्रामर का मतलब ये होता है, आपको जो उर्दू और इंग्लिश, जो आप लोग साइंस की, पाक स्टडी की, केमिस्ट्री की, बायो की, इंग्लिश की, मैथ की जो बुक्स पढ़ते हैं ना, उन सब को पढ़ने आने के लिए उर्दू के सब्जेक्ट जितने भी हों, इस्लामियात, उर्दू, उनके लिए उर्दू की ग्रामर, और इंग्लिश के जितने सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए इंग्लिश ग्रामर इंतहाई ज़रूरी होती है। ग्रामर का मतलब ये होता है, जैसे आप कंप्यूटर का काम करते हैं और स्टिचिंग का करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने शर्ट कटिंग करनी है। शर्ट कटिंग आपने करनी है, आपने क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है। हम कहते हैं हमने ग्राफ बनाया है। उसके बाद जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता होता है ना कि ये गला बना हुआ है, इसको गला क्यों कहते हैं, इसका नाम गला है। ये कमर है, ये दामन है, पढ़ते हैं ना सारे। ये स्टिचिंग की ग्रामर है, ठीक है। आपको उसकी हर चीज पता होती। आप लोग कंप्यूटर करते हैं, उसका कीबोर्ड यूज करते हैं, तो आपको पता होता है कि इस की से क्या चलना है, इस की से क्या चलना है, पता होता है, पता होता है ना हमजा? जी। तो उस कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि आप उसकी ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर का मतलब होता है कि किसी चीज के मतलब को रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उसके मतलब आना, ठीक है। इसलिए ग्रामर इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। अगर उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर बच्चे को अच्छी तरह करवा दी जाए, जैसे कि मैंने आपको करवाया वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस, जबकि मैं आपको सिंपल कहती है वाहिद जमा, आपने कल याद करके आना है। क्या उसको भी कभी कोई आज तक जिंदगी में किसी ने समझाया? देखना, रिसर्च करके देखना, किसी ने भी नहीं समझाया, क्योंकि वो नाम ही सबको आते हैं वाई जमा। वाई जमा का मतलब ज्यादा चीजें होती हैं बस, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। इसका मतलब है कि मैंने आपको ग्रामर अच्छी समझाई है। कुरान पाक हम
तर्जमे के साथ पढ़ते हैं, कुरान पाक हम हिफ्ज करते हैं, कुरान पाक को हम नाजरा में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें किसी चीज़ में हम कुरान पाक की ग्रामर नहीं पढ़ते। लेकिन जब कुरान पाक का अरबी का कोर्स करते हैं, अरबी का कोर्स करते हैं बाकायदा, वो 3 से 4 साल का होता है, उससे आलमा बनता है बंदा, ठीक है। तो वो पढ़ाते हैं कुरान पाक की ग्रामर, वो पढ़ाते हैं कुरान पाक की ग्रामर में जबर जेर पेश के साथ क्या होता है और उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है। आप लोग तो उसके हिज्जे पढ़ते हैं ना, कि जबर हो तो कौन सी आवाज आती है, जेर हो तो कौन सी आवाज आती है, ऐसे ही पढ़ते हैं। ग्रामर में बताया जाता है कि जबर का मतलब क्या होता है, वो क्यों लगती है, जेर का क्या मतलब होता है, वो क्यों लगती है, ठीक है। इसी तरह जब आप लोग इंग्लिश और उर्दू की ग्रामर पढ़ते हैं तो फिर आप लोग लिखने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपको लिखने के उर्दू के ग्रामर से उर्दू के रूल्स एंड रेगुलेशन, इंग्लिश की ग्रामर से इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको आ जाते हैं, ठीक है। उससे आप ये जुमला बनाने के काबिल हो जाते हैं। अब आपने यहां से लिखा मैं एक लड़का हूं, मैं की इंग्लिश आई लिख ली, मैं की इंग्लिश होती है आई, हूं की इंग्लिश होती है एम, एक की इंग्लिश होती है ए, बॉय की इंग्लिश होती है लड़का, होगी। लेकिन इनको कहते क्या है भाई, ये कौन होता है, ये कौन होता है, ये कौन होता है, ये कौन होता है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये नहीं पता, ठीक है ना। सिंपल जुमला कर लिया, सिंपल उर्दू कर ली, बस ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन एक चीज होती है, ट्रांसलेशन किसी ने कभी सुना होगा, आपने तो पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने कभी सुना ट्रांसलेशन, नहीं लिखती हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होती है, उर्दू में भी होती है, और आम जुबान में भी हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसकी ट्रांसलेशन करो, इसका क्या मतलब समझ आता है मनीबा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है इसकी ट्रांसलेशन करो, तो आपको क्या लगेगा कि आपने इसको बताना है। ट्रांसलेट करने का मतलब होता है बताना, ठीक है। ट्रांसलेशन भी वही होती है, ट्रांसलेशन का मतलब है अपनी बात को बताना, लेकिन तरतीब से, अच्छे सीक्वेंस से, जुमले के साथ। अब देखें, आपने सिर्फ सेंटेंस पढ़ा तो आपने कह दिया कि ग्रुप होता है वर्ड्स का, और आप उसको अच्छे लफ्जों के ग्रुप के साथ अपनी बात को बयान करते हैं, ठीक है। सेंटेंस ये था छोटे लेवल का। यही जब बड़े लेवल पे आया तो सेंटेंस पढ़ने के बाद फिर ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन उर्दू की, इंग्लिश की ग्रामर की बुक में स्पेशल चैप्टर होते हैं, ट्रांसलेशन लिखा होता है। उस ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आपको कोई भी इंग्लिश का लफ्ज दिया हुआ है तो आपने इसको उर्दू में बयान करना है, उर्दू का लफ्ज दिया हुआ है तो आपने इसको इंग्लिश में बयान करना है, चेंज करके, ठीक है। तो इनके मतलब को एक्सप्लेन करने को कहते हैं ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेशन, ठीक होगी। इसको करने के लिए सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है आपको। जुमला जब आपको पता चल गया ना कि जुमला, तो फिर जुमला बनाने के लिए इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिर्फ नर्सरी प्रेप होती है जिसमें हम लिख देते हैं बॉय, तो आप उसका बच्चे जुमला बना लेते हैं आई एम अ बॉय। लेकिन ये जुमला क्या होता है, ये भी उनकी एज में सेंस की जरूरत नहीं होती। अब चलते हैं हम अपने खास टॉपिक की तरफ। ये इनकी बेसिक थी सारी। हमारे पास ये टेबल है, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने समझना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने नाउन वगैरह पढ़ा था, तो मैं आपको इनको लैदा भी पढ़ा सकती थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसका टॉपिक लैदा कर लेती, वर्ब क्या होता है, इसका टॉपिक अलग कर लेती, ऑब्जेक्ट का मैं अलग कर लेती। लेकिन इनको मैंने जोड़ा इसलिए आपको पता चले ये जो आपका जुमला है ना, बेसिकली ये टेबल है। ये टेबल जो है ना, ये सेंटेंस है। ये आपका सेंटेंस है, जो आपने सेंटेंस बनाने हैं ना, वो सेंटेंस इसके थ्रू बनाने हैं। तो ये जो तरतीब दी हुई है ना, ये सेंटेंस है। इस सबसे पहला पॉइंट,
कि ये जो तरतीब उन्होंने दी हुई है अरेंज करके, आप इस तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, इससे काम आप नहीं कर सकते। इसको शॉर्टकट में लिखें तो ये यूं लिखा जाता है, ठीक है। ये पहले पहले लफ्ज लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सबसे पहला नंबर के इसको आपने अरेंज ही लिखना है, ये चेंज नहीं हो सकता, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। लिख देती हूं, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा किसी भी सूरत में, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी वक्त ये ना हो जुमले में, किसी वक्त ये ना हो, किसी वक्त ये ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जुमला पूरा कंप्लीट जो बनता है वो कभी भी नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बगैर वो जुमला बन जाए। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इनको कहते क्या है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला होता है। क्या काम करने वाला होता है, यानी पूरे जुमले में जो काम हुआ है ना, सबसे मेन काम सब्जेक्ट का है, क्योंकि वो काम करेगा तो जुमले में बयान होगा ना, वो नहीं करेगा तो जुमला बन ही नहीं सकता। आई एम अ स्टूडेंट लिखा हुआ था ना, ही इज गुड बॉय। एक सेंटेंस लिख लेते हो, इसकी एग्जाम्पल में लिखते जाएंगे। ही आपका सब्जेक्ट है। ऐसा कभी हुआ ये ना लिखा हो तो आप लिखें इज गुड बॉय, आप लिखेंगे ही, या आप लिखेंगे अली या साइमा या फातिमा, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना। उसके लिखे बगैर कभी जुमला पढ़ा आपने कुछ? ये पहला सब्जेक्ट जो है इसको कहते हैं काम करने वाला। ठीक हो गया। दूसरा वर्ब, ये फॉर्म क्या होती है ये अभी नहीं बताऊंगी, मुश्किल हो जाएगा संभालना। वर्ब का मतलब है काम। क्या? काम। जो काम, ही इज गुड बॉय, ये काम है दरमियान वाला, ठीक है। तो ये है काम। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। इसमें किस पे काम हो रहा है? लड़के पे, ठीक है। यानी हम इसकी तरतीब देख लें, इस सारी तरतीब उससे बनी है, ये एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा चीजें अंदर आएंगी, कभी यहां भी है। इसका प्लस का मतलब ही यही होता है कि यहां पे कुछ और भी आप जमा कर सकते हैं, कोई और चीज भी इसके अंदर लिख सकते। प्लस का मतलब है कि अब कोमा भी लग सकता था, अब यूं खाली भी लग सकता था, लेकिन नहीं, ये टेबल में हमेशा प्लस ही आता है। प्लस का मतलब है कि यहां भी आप कुछ लगा सकते हैं, यहां भी, लेकिन ना ये अपनी जगह छोड़ेगा, ना ये जगह छोड़ेगा, ना ये छोड़ेगा। हमने बताना है कि मैं काम कर रही हूं, आपने बताना है कि आप काम कर रहे हैं, आप सिलाई का काम कर रहे हैं, आप घर साफ कर रहे हैं, फातिमा कपड़े धो रही है। किसी जगह पे भी ना काम करने वाला जुमले में से गायब हो सकता है, ना काम गायब हो सकता है, ना जिस चीज पे ऊपर काम हो रहा हो ये कभी कभी गायब हो सकता है कि जिस पे काम हो रहा है। बताएं ही ना कि जिस पे काम हो रहा है, बस फातिमा है और फातिमा एक लड़की है, तो बस यहां तक ही खत्म हो जाएगा। ये वो चीज होती है जो काम शामिल होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बॉय, बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने आपको खुद इसलिए बताया कि जुमले के आखिर में था। ये तो बेसिकली लड़का है, वो देखें जिस पर काम हो रहा हो, इसमें जो काम करना है ना यहां वो लिखा होना है, ठीक है। काम करने वाला काम और जिस पर काम हो रहा हो, ये आपके जुमले की तरतीब होगी तो आप जो है वो क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मजमून लिख सकते हैं। इंग्लिश की कोई एप्लीकेशन, स्टोरी, कोई दुनिया की इंग्लिश या उर्दू की, दोनों की तरतीब ही होती। ये आपको इंग्लिश में बताया जा रहा है, उर्दू में भी ये सिखाया जाएगा, लेकिन इनके नाम कुछ और होंगे, ग्रामर के नाम होंगे, ठीक है। जैसे ये फाइल है, ये फेल है, ये मफूल है। मैंने यहां इसलिए नहीं बताया, यहां इसको इसी तरह याद करें, ठीक है। मैंने आपको आसान जुबान में जब उर्दू पढ़ाऊंगी तो फिर उर्दू के ग्रामर के तहत पढ़ाऊंगी,
ठीक है, तो इस चीज को खास याद रखना है, इस तरतीब के बगैर हम काम नहीं कर सकते। इससे हमने जुमले बनाने सीखने हैं। लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। इन जगहों पे जो मैंने लिखना है वो अभी आपको नहीं सिखाऊंगी, वो भी नहीं आपने सीखना। अभी सिर्फ ये देखना कि इनकी तरतीब हमने कहाँ लगानी है, ठीक है। लड़के खेल रहे हैं, और इसकी तरतीब हमें हमेशा तब याद होती है जब आपको उर्दू के जुमले लिखे जाएं और आपको कहा जाए कि बेटे इसकी इंग्लिश बनानी है, तो आप उसकी इंग्लिश उर्दू में से इनको ढूंढते हैं, फिर आप इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं ट्रांसलेशन, कि मैं बार बार आपको जुमले दूंगी उर्दू के और कहूंगी कि आपने इसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। अब लड़के खेल रहे हैं, इसके अंदर से पहले इसको ढूंढ रहा है जो उर्दू के लफ्ज हैं कि काम करने वाला कौन है, ये काम करने वाला ये है। उसके बाद वर्ब, काम कहाँ है, कौन सा काम हो रहा है, खेल रहे हैं, ये काम है। अब जिस पर काम हो रहा है ही नहीं, मैंने कहा था ना किसी किसी जुमले में ये नहीं होगा कि जिस पे काम हो रहा है। अब हम कहें कि लड़के खेल रहे हैं, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, तो ये जो हॉकी होगा ना वो ये होगा जिस पर काम हो रहा है, क्योंकि वो उसको पकड़ के खेल रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, दी बॉयज, अच्छा पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है ना काम करने वाले, मैंने लिख लिया दी बॉयज। उसके बाद काम की इंग्लिश लिखनी है आपने, काम क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक हो गया। हम इसको लिखते हैं इसके नीचे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, सेकंड नंबर। थर्ड है जिस पर काम हो रहा है, हॉकी, ठीक है। ये अब ये क्या है, हॉकी ऑब्जेक्ट। जब भी ट्रांसलेशन करनी है, जुमलों की इंग्लिश करनी है, आपने उर्दू लिखनी है, उसके ऊपर पहले उर्दू के ऊपर लिखना है सब्जेक्ट कौन सा है ये, वर्ब कौन सा है ये, ऑब्जेक्ट ये, उसके बाद अपनी तरतीब को लिखना शुरू कर देना। कभी क्वेश्चन आता है आपकी बड़ी क्लासेस में, ये क्वेश्चन आते हैं कि सेंटेंस दिए होते हैं और कहा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट ढूंढे, अंडरलाइन करें। कभी कहा जाता है वर्ब ढूंढे, कभी कहा जाता है हॉकी ढूंढे। अब देखें कि जहां हम किसी में सिंगुलर प्लूरल हमने एक चैप्टर पे अलग पढ़ा, जेंडर्स हमने अलग पढ़े, ठीक है, ऑपोजिट हमने अलग पढ़े, उसी तरह ये 3 टॉपिक हमने अलग पढ़ने थे, लेकिन मैंने आपको 3 टॉपिक ये और चौथा उनका सेंटेंस बनाना, ये पूरा अमर्ज करके एक जगह पे करवाया, इसलिए कि जब मैं आपको सब्जेक्ट अलहदा पढ़ाती कि ये काम करने वाले को कहते हैं, बस ये इतना सा ही टॉपिक होना था, तो आपको उस तरह मजा नहीं आना था जिस तरह इसमें पता चला कि ये काम करने वाला, ये काम, ये जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। अब हमने पहले रूल में समझा कि ये अरेंज ऐसे ही होते हैं, इनकी तरतीब अपनी जगह से नहीं रुकती। नंबर 2 पे मुनीबा मैंने क्या कहा था, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, ये तो मैंने अभी 3rd पे एग्जांपल दी, नंबर 2 पे मैंने लिखा नहीं लेकिन बोला था। याद ही रखने का तरीका बता रही हूँ ना। हाँ जी मुदस्सिर, नंबर 2 में आपने बताया था कि ये चीज अपनी जगह से नहीं हिलती और एग्जाम्पल के तौर पे आपने वो लिखवाया था, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, बस आप ऐसे ही याद रख लें। पहले हमने कहा कि ये अरेंज है, इसने अपनी जगह नहीं छोड़नी, मैंने लिख दिया। फिर हमने एग्जाम्पल लिखी और उसमें से ढूंढा कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। उसके बाद हमने इंग्लिश बनाने का तरीका सीखा कि इसको इस तरतीब में, जो वहां हमें चीजें ढूंढ गई, हमने वहां से उठा के यहाँ उनकी जगह पर
रखनी शुरू कर दी। और दूसरी नंबर पे मैंने ये कहा था कि ये जो प्लस लिखे हुए हैं इन पे कोई भी चीज आ सकती है। ठीक है, 3 बातें हमने याद रखनी थी कि याद रहेंगी तो उस चीज से आप ज़हन में रखोगे। थर्ड पे एग्जाम्पल है, प्लस का मतलब है कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मतलब कुछ भी आ सकता है नया। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे मैंने एग्जांपल लिखी, उसको ट्रांसलेट कर दी। अब आपने यहां से चीजें उठानी है और अपने जुमले की तरतीब कंप्लीट कर लेनी। अब जो प्लस लिखा हुआ था उसकी जगह यहाँ पे आर आ गया। ये क्या होता है ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ अपनी ये 3 चीजों को पढ़ेंगे। उसका मतलब आर का मतलब ना ये रहे हैं था। ठीक है, सिर्फ जो खेल था ना उसका मतलब है प्लेइंग वर्ब। और ये जो रहे हैं, थे, है, इस तरह के लफ्ज आते हैं ना उसका मीनिंग यहाँ पे आता है। तो इसलिए इसको भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस ये इतना ज़हन में रखना कि ये जो एक्स्ट्रा हैं वगैरह होते हैं ना ये उनकी इंग्लिश आती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आ सकता है, यहाँ पे भी कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जुमले की आपने ये तरतीब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है, लिख लें।